नमस्कार, मैं हूं बलजीत कौर, मास्टर हाई स्कूल डिगियाना। आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो है इन्वेजन ऑफ कबालीज ऑन जे.एंड.के। ये इस सप्ताह का टॉपिक है और हाउस एक्टिविटी के अंतर्गत मैं इसके बारे में आप सबको जानकारी देने जा रही हूँ। मेरा इस संबंध में जानकारी देने का मकसद ये है क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे 4 फादर्स मुजफ्फराबाद पीओके के रहने वाले हैं। मेरे जो नाना जी थे वो सरदार बहादुर ओबीआई लेफ्टिनेंट लाभ सिंह थे, आर्मी में जॉब करने वाले। मेरे जो दादाजी थे वो भी मुजफ्फराबाद से मास्टर अर्जुन सिंह जी थे और मेरे जो ससुर वो भी चकोठी मुजफ्फराबाद से वर्ल्ड वार सेकेंड वॉरियर थे, सरदार तेजा सिंह रैना जी। तो इन तीनों के मुंह से मैंने बहुत बार कबायली हमलों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है कि कैसे वो आए, कैसे उन्होंने भारत पर आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण किया और किस तरह से वहां पे रहने वाले सिखों ने और जो भारत की सेना है मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। और इसमें बहुत ज़्यादा हताहत जो हुए, जिनको नुकसान हुआ, वो सिख कम्युनिटी थी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी हिस्ट्री के माध्यम से देना चाहूँगी क्योंकि मैं 10th क्लास को हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। तो आप सब जानते हो कि एक नया चैप्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ है 10th क्लास में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। उस पर बात हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि हुआ ये कि 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो कर दिया लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया, मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान बना। लेकिन कुछ रियासतें ऐसे थी जिन पर राजाओं की हुकूमत थी, तो उनको ये एक मौका दिया गया कि वो दोनों में से जहां भी जाना चाहें वो चुन सकते हैं। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने ना तो भारत में विलय किया और ना ही पाकिस्तान में। ये 3 रियासतें थी, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत। परंतु जब कबायलों का हमला हुआ और उसके बाद किस तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर की मदद की, राजा की मदद की और किस तरह से भारत में विलय हुआ, ये सारी दास्तान है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इन्वेजन ऑफ कबालीज ऑन जे.एंड.के। अगस्त 1947 के आते ही भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बढ़ चुका था, परंतु कश्मीर अभी भी एक स्वतंत्र राज्य था जिसका डोगरा शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दोनों में से किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे बल्कि स्वतंत्र रहेंगे। परंतु दूसरी तरफ पाकिस्तान के शासक कश्मीर को हर कीमत पर अपने साथ मिलाना चाहते थे। इस नियत से उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने की सीधी फौजी कार्रवाई न करके उत्तरी कबायली इलाकों से कबायली लड़ाकुओं की फौज तैयार की, जो पूरी तरह से फौजी साजो सामान तथा जंगी नीति से लैस थी। और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। हमला करने वाले कबायली थे और कबायलियों में उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी थे। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गन और तलवारें तथा मोटरार थे। पहला हमला सीमांत नगरों दोमेल और मुजफ्फराबाद में हुआ। उसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपीर, पुंछ, राजौरी, झांगर, झंब और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमला हुआ। उनका इरादा इन रास्तों से होते हुए श्रीनगर पर कब्जा करने का था। हमले का आंखों देखा मंजर बहुत बार बयां किया मेरे दादाजी, मेरे नाना जी तथा मेरे ससुर जी ने, क्योंकि वो तीनों ही पीओके के मुजफ्फराबाद के रहने वाले थे और ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा हमला वर्तमान पीओके के मुजफ्फराबाद पर हुआ था, जहां सिख समुदाय के हजारों लोग हताहत हुए। लेकिन कबायलियों के पास सैनिक साजो सामान था, जबकि सिख निहत्थे थे। फिर भी पूरी ताकत से लड़े और जहां मुकाबला करने में असमर्थ हुए तो पहाड़ों और जंगलों की तरफ कूच करने का सोचा। यही जो हमारे सामने आंखों देखी बातें हमें जो सुनाई गई हैं, वही मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कत्लो गार्द करते हुए, लूट पाट करते हुए
ये जो कबायलियों का लश्कर था मुजफ्फराबाद को पार करते हुए उड़ी पहुंच गया। बारामूला के लोग उस समय बिल्कुल अनजान थे, खाली कुछ अफवाहें सुनी थी कि कबायली हमले कर रहे हैं। बारामूला में दाखिल होते ही हमलावरों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। अपने असली मकसद को भूलकर वह कबायली अगले 2 दिन तक बारामूला के आगे पीछे के गांवों में लूटपाट कत्लो गार्द में लगे रहे। बारामूला का कस्बा पलों में ही वीरान हो चुका था। आसपास के गांव के भोले भाले लोग समझ ही ना पाए कि एक बहुत बड़ी आफत उन पर टूट पड़ी है। कबायली हमलावरों ने जब गांव पर हमला करके जुल्म करना शुरू किया तो सतरना के स्थान पर लोगों ने इकट्ठे होकर श्रीनगर की तरफ जाने का मशवरा किया। 25-26 अक्टूबर को रफियाबाद के सिखों का एक बड़ा जत्था पैदल ही बच्चों और औरतों के साथ सोपोर के रास्ते से झेलम दरिया क्रॉस करके भूखे प्यासे अक्टूबर की ठंडी मार्च सहते हुए श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर छूरा नामक स्थान पर एक खुली नर्सरी में जाकर इकट्ठे हुए। कोई नहीं जानता था कि आगे किस्मत ने क्या खेल खेलना है। अचानक कबायलियों का हमला हो गया। पल में ही लाशों के ढेर लग गए, परंतु निहत्थे सिखों ने कबायलियों से मुकाबला करते हुए तलवारों से उनके सर काट दिए, जिनके शहीद आज भी याद किए जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो झेलम दरिया के पास पहुंच गए और कुछ वापस गांव में लौट आए। इसी तरह की कहानियां हम आपको सुनाते हैं। हमारे पास मौजूद हैं अनूप सिंह वजीर, जिन्होंने आंखों देखी। कबायलियों के इस बर्बरतापूर्वक हमले ने जब युद्ध का रूप ले लिया तो राजा हरि सिंह ने इस लड़ाई से बचने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए तैयार था, परंतु उसका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय नहीं कर लेता उसके लिए मदद करना मुश्किल था। हालात को समझते हुए महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, 26 अक्टूबर को। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा बन गया, लेकिन पाकिस्तान इस विलय को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने युद्ध का मार्ग चुना और जारी रखा। भारत की फौज जब कश्मीर पहुंची, चूंकि अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका था, तो भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतारी। भारत की फौज जब कश्मीर पहुंची तो कबायलियों का मुकाबला करने के लिए भारत की तरफ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उनसे लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उस पुल को ही उड़ा दिया जहां से मुजफ्फराबाद के रास्ते वो भारत में दाखिल होना चाहते थे। 3 दिन तक लगातार संघर्ष चलता रहा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने दुश्मन का कड़ा मुकाबला किया। पाकिस्तान की जो एक रात में जम्मू कश्मीर को जीतने का सपना था, उसको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए और उनके इस महान पराक्रम के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मरणोपरांत शहादत के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन ने कबायली के रूप में पाकिस्तान को बड़ी कड़ी चुनौती दी, परंतु कर्नल शहीद हो गए और कबायलियों का कब्जा बारामूला और पटन पर हो गया। उनकी बहादुरी के लिए कर्नल रंजीत राय को भी मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी तरह कबायली आगे बढ़ते हुए श्रीनगर की वायु पट्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इस कबायली सेना को मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में सेना की एक अकेली टुकड़ी ने रोक दिया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस कार्रवाई में मेजर शर्मा शहीद हो गए और उनको रण कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नवंबर का महीना आते आते भारतीय सेना ने कबायलियों को घाटी से खदेड़ दिया। इस तरह से उस समय में जो सिचुएशन थी, सीज फायर के समय में जो सेना जहां थी उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित कर दिया गया। इस तरह से भारत के पास 65% हिस्सा रहा और 35% पीओके के पास चला गया।